नमस्ते और आपका स्वागत है। 1857 का विद्रोह अंग्रेजों के लिए ये सिर्फ एक बगावत नहीं थी। ये एक कह सकते हैं कि एक नियर डेथ एक्सपीरियंस था। उन्हें लगा कि भारत उनके हाथ से निकल ही गया था। तो जब उन्होंने इसे दबाया तो उनका पहला काम ये सुनिश्चित करना था कि ऐसा दोबारा कभी ना हो। बिल्कुल। आज हम जिन दस्तावेजों पर नजर डाल रहे हैं वो इसी कहानी को बताते हैं। हाँ, ये कहानी है कि कैसे अंग्रेजों ने डर और अविश्वास की नींव पर अपने राज का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही बदल दिया। उन्होंने सेना, प्रशासन और राजे महाराजाओं के साथ अपनी नीतियों को पूरी तरह से नए सिरे से लिखा। जी, ये कुछ नियम कानून बदलने जैसा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारत पर अपनी पकड़ को हमेशा के लिए मजबूत करने का एक नया और ज्यादा शातिर ब्लूप्रिंट था। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कोई छोटे मोटे सुधार नहीं थे। ये एक सोची समझी, एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक थी भारतीय समाज की उन सभी ताकतों पर जो अंग्रेजों के लिए खतरा बन सकती थीं। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का मकसद यही समझना है कि वो ब्लूप्रिंट क्या था, उसे कैसे लागू किया गया और उसका असर भारत के भविष्य पर कितना गहरा और लंबा रहा। जी, तो चलिए उस जगह से शुरू करते हैं जहां अंग्रेजों को सबसे ज्यादा डर लगता था। भारतीय सेना। हाँ, भारतीय सेना। 1857 की आग वहीं से शुरू हुई थी, तो जाहिर है उनका सबसे पहला निशाना भी सेना ही रही होगी। उन्होंने दोबारा विद्रोह को रोकने के लिए क्या किया? देखिए, उन्होंने एक दो तरफा रणनीति अपनाई। पहली और सबसे सीधी रणनीति थी, सेना पर यूरोपीय कंट्रोल को इतना मजबूत कर दो कि भारतीय सैनिक चूं भी ना कर सकें। मतलब नियंत्रण की हर चाबी ब्रिटिश हाथों में होनी चाहिए। जी, बिल्कुल। तो इसका मतलब सीधा सीधा सेना में अंग्रेजों की संख्या बढ़ा दी गई होगी। क्या हमारे स्रोत यही बताते हैं? बिल्कुल। और सिर्फ संख्या ही नहीं बढ़ाई, उन्होंने इसे एक गणित का फॉर्मूला बना दिया। अच्छा, कैसे? बंगाल सेना, जहां विद्रोह सबसे ज्यादा भड़का था, वहां अनुपात रखा गया हर एक यूरोपीय सैनिक पर सिर्फ 2 भारतीय सैनिक। 1 पर 2। जी। और मद्रास और बॉम्बे में, जहां वफादारी ज्यादा थी, वहां यह अनुपात थोड़ा नरम था, 2 यूरोपीय पर 5 भारतीय। और तो और सेना के जो सबसे खतरनाक हिस्से थे, जैसे तोपखाना, आर्टिलरी। हाँ, तोपखाना और बाद में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां, उन्हें तो पूरी तरह से भारतीयों की पहुंच से दूर सिर्फ यूरोपियों के लिए रिजर्व कर दिया गया। 1 मिनट, मतलब 1914 तक 50 साल से भी ज्यादा कोई भी भारतीय, चाहे वो कितना भी काबिल क्यों ना हो, जी, वो सूबेदार के पद से ऊपर जा ही नहीं सकता था। ये तो पूरी की पूरी पीढ़ियों की काबिलियत को जानबूझकर दबाने जैसा है। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी बहुत सख्त नीति थी। इसका एक ही मकसद था, भारतीय सैनिकों को किसी भी तरह की लीडरशिप की भूमिका से दूर रखना, ताकि वो फिर कभी संगठित ना हो सकें। बिल्कुल, ताकि कोई योजना ना बना सकें। तो ये तो हुई पहली रणनीति, ताकत अपने हाथ में रखो। लेकिन इन दस्तावेजों में बैलेंस एंड काउंटर पॉइंट्स और डिवाइड एंड रूल जैसे शब्दों का भी जिक्र है। ये उनकी दूसरी रणनीति थी, और मुझे लगता है कि ये पहले वाली से भी कहीं ज्यादा खतरनाक थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये उनकी सबसे कारगर और शायद सबसे कुटिल चाल थी। इसका सीधा मतलब था, भारतीय सैनिकों को ही एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दो। अच्छा। उन्हें धर्म, जाति और इलाके के नाम पर ऐसे बांटो कि वो कभी एक भारतीय होने के नाते सोच ही ना पाए। और इसी सोच से वो मार्शल और नॉन मार्शल कॉमो वाली थ्योरी सामने आई, है ना? जी हाँ। ये तो कमाल का मैनिपुलेशन है। मतलब अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए पूरी की पूरी लड़ाका और गैर लड़ाका कॉमो की थ्योरी ही कर दी। जी, ये एक मनगढ़ंत धारणा थी। जिन सैनिकों ने 1857 में सबसे ज्यादा बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया था, जैसे अवध, बिहार और मध्य भारत के सैनिक, उन्हें रातों रात नॉन मार्शल यानी गैर लड़ाका घोषित कर दिया गया और सेना में उनकी भर्ती लगभग बंद कर दी गई। और इसके ठीक उलट जिन्होंने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों का साथ दिया, जैसे पंजाबी, गोरखा और पठान, उन्हें मार्शल रेस यानी लड़ाका कौम का खिताब दिया गया और सेना के दरवाजे उनके लिए खोल दिए गए। इसका असर कितना हुआ होगा? असर बहुत जबरदस्त था। 1875 आते आते ब्रिटिश भारतीय सेना का लगभग आधा हिस्सा सिर्फ पंजाब से आ रहा था। आधा हिस्सा? ये तो सेना के पूरे चरित्र को ही बदल देना हुआ। और क्या ये बंटवारा सिर्फ भर्ती तक ही सीमित था, या रेजिमेंट के अंदर भी इसे लागू किया गया? नहीं, इसे रेजिमेंट के अंदर तक ले जाया गया। अलग अलग जातियों और धर्मों के सैनिकों को एक ही यूनिट में इस तरह मिलाया जाता था
कि वो एक दूसरे पर नजर रखें और उनमें कभी भाईचारा ना पनपे। अच्छा। अंग्रेजों ने जानबूझकर सैनिकों की जाति और धर्म की वफादारी को हवा दी ताकि राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर पैदा ही न हो सके। इस बारे में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चार्ल्स वुड ने 1861 में वाइसरॉय कैनिंग को एक चिट्ठी में जो लिखा था वो इस पूरी सोच को साफ कर देता है। जी, वो बहुत मशहूर उदाहरण है। मैं फिर कभी एक ऐसी बड़ी सेना नहीं देखना चाहता जिसके एहसास और पूर्वाग्रह एक जैसे हों। अगर एक रेजिमेंट विद्रोह करती है तो मैं चाहूंगा कि अगली रेजिमेंट उससे इतनी अलग हो कि वो उस पर गोली चलाने को तैयार हो। ये एक लाइन उनकी फूट डालो और राज करो की पूरी नीति का निचोड़ है। तो इसी वजह से भारतीय सेना एक वफादार भाड़े की फोर्स बनकर रह गई। जी। उसे देश की आम जनता और राष्ट्रवादी विचारों से पूरी तरह काटकर अलग थलग रखा गया। उन तक अखबार या कोई भी राष्ट्रवादी किताब ना पहुंचे, इसका पूरा इंतजाम किया गया। लेकिन इतनी बड़ी सेना जिसमें इतने सारे यूरोपीय सैनिक हों, ये तो बहुत महंगी पड़ती होगी। बहुत ज्यादा। एक दस्तावेज के मुताबिक 1904 में भारत की कुल कमाई का लगभग 52% हिस्सा सिर्फ सेना पर खर्च हो रहा था, आधा पैसा सिर्फ फौज पर। क्यों? इसके 3 बड़े कारण थे। पहला, भारत को रूस और फ्रांस जैसी दूसरी यूरोपीय ताकतों से बचाना। ठीक है। दूसरा, इस सेना का इस्तेमाल सिर्फ भारत के लिए नहीं होता था, बल्कि पूरे एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य फैलाने और उसे बचाने के लिए होता था। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, सेना का ब्रिटिश हिस्सा भारत में एक आर्मी ऑफ ऑक्यूपेशन की तरह था। मतलब एक कब्जा बनाए रखने वाली सेना। हाँ, और जिसका पूरा का पूरा खर्च भारतीयों के टैक्स के पैसे से वसूला जाता था। तो ठीक है, सेना यानी साम्राज्य के बाहुबल पर तो पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया, उसे अंदर से तोड़ दिया गया। लेकिन साम्राज्य सिर्फ बंदूक के दम पर नहीं चलता, उसे चलाने के लिए एक दिमाग भी चाहिए, यानी अफसरशाही। अंग्रेजों ने ये कैसे सुनिश्चित किया कि सरकार का दिमाग भी हमेशा उन्हीं के ही कंट्रोल में रहे? तरीका वही था, कंट्रोल अपने हाथ में रखो और भारतीयों को बाहर। सरकार चलाने वाली असली ताकत थी इंडियन सिविल सर्विस यानी ICS, और इसके सभी ऊंचे और ताकतवर पदों पर सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश नागरिक बैठे थे। और इसके लिए लंदन में एक बहुत मुश्किल परीक्षा रखी गई थी। हाँ, एक ऐसी परीक्षा जिसे पास करना भारतीयों के लिए लगभग नामुमकिन था। लेकिन कुछ भारतीय तो थे जिन्होंने इसे पास किया। सत्येंद्रनाथ टैगोर का नाम आता है, जिन्होंने 1863 में ये कर दिखाया था। हाँ, लेकिन ऐसे लोग उंगलियों पर गिने जा सकते थे। असल में पूरा सिस्टम ही ऐसा बनाया गया था कि भारतीय इसमें घुस ही न सके। तो उन्होंने ICS के चारों तरफ एक ऐसी दीवार बना दी जिसे कोई भारतीय लांघ न सके। वो दीवारें क्या थीं? कई दीवारें थीं। पहली परीक्षा लंदन में होती थी, जहां जाना उस जमाने में ज्यादातर भारतीयों के लिए नामुमकिन था। बहुत महंगा और मुश्किल रहा होगा। जी। दूसरी दीवार थी भाषा की, परीक्षा अंग्रेजी में होती थी। तीसरी, सिलेबस में क्लासिकल ग्रीक और लैटिन जैसी भाषाएं थीं जो भारत में कोई पढ़ाता ही नहीं था। और शायद सबसे बड़ी और सबसे शातिर दीवार थी उम्र की। दस्तावेज बताते हैं कि 1859 में परीक्षा देने की अधिकतम उम्र 23 साल थी। जी। जिसे 1878 में घटा के सिर्फ 19 साल कर दिया गया। जी हाँ। अब आप ही सोचिए, 19 साल का कोई लड़का भारत से लंदन जाकर एक विदेशी भाषा में ऐसे विषयों की परीक्षा कैसे दे सकता है? लगभग असंभव। ये नामुमकिन करने जैसा था। और यही हाल पुलिस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन जैसे बाकी सभी बड़े विभागों का था। सारे मलाईदार और ताकतवर पद सिर्फ अंग्रेजों के लिए थे। इसके पीछे वो आधिकारिक तौर पर क्या तर्क देते थे? हमारे स्रोतों में लॉर्ड किम्बरली जैसे बड़े अधिकारियों की सोच का जिक्र है। वो लोग लाग लपेट के बिना साफ साफ कहते थे। उनका मानना था कि भारत पर ब्रिटिश राज बनाए रखना है तो ये परम आवश्यक है कि सरकार यूरोपीय हाथों में रहे। अच्छा। लॉर्ड किम्बरली ने 1893 में साफ कहा था कि सिविल सर्विस में हमेशा एक अच्छी खासी संख्या अंग्रेजों की होनी ही चाहिए। ये कोई बहस का मुद्दा ही नहीं है। तो 1918 के बाद जब भारतीयों के दबाव में कुछ भारतीकरण हुआ भी, तो क्या उससे कोई खास फर्क पड़ा? बहुत कम। कुछ भारतीय सेवाओं में जरूर आए, लेकिन वो पद ज्यादातर कम अधिकार वाले थे। और जो ऊंचे पदों पर पहुंचे भी, वो ज्यादातर ब्रिटिश राज के वफादार एजेंट बन के ही काम करते थे। असली राजनीतिक शक्ति तब भी लंदन में बैठे अंग्रेजों के पास ही थी। सेना और प्रशासन, ये तो वो हिस्से थे जिन पर अंग्रेज सीधे हुकूमत करते थे। लेकिन भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो इन रियासतों के पास था, जहां राजे महाराजे थे। 1857 से पहले तो अंग्रेज उन्हें हड़पने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। विद्रोह के बाद उनके साथ रिश्ते कैसे बदले? यहाँ कहानी में 180 डिग्री का मोड़ आता है। एकदम यूटर्न। हाँ, विद्रोह से पहले अंग्रेज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियों से
एक के बाद एक रियासत को अपने राज में मिला रहे थे। लेकिन 1857 के बाद यह हड़पने की नीति पूरी तरह से कूड़ेदान में फेंक दी गई। अचानक इतना बड़ा बदलाव क्यों? क्योंकि विद्रोह के तूफान में ज्यादातर राजे महाराजे अंग्रेजों के वफादार बने रहे। अच्छा। उन्होंने न सिर्फ बगावत नहीं की, बल्कि उसे दबाने में अंग्रेजों की पूरी मदद की। वॉइसरॉय कैनिंग का एक बहुत मशहूर कोट है। उन्होंने कहा कि ये राजे महाराजे तूफान में ब्रेक वाटर साबित हुए। ब्रेक वाटर यानी लहरों को रोकने वाली दीवार। हाँ। सोचिए, 1857 के विद्रोह की एक सुनामी थी जो अंग्रेजी राज को बहा ले जाती, लेकिन इन रियासतों ने एक दीवार बनकर उस पूरी लहर को रोक लिया। तो अंग्रेजों को समझ आ गया कि इन राजाओं को खत्म करना बेवकूफी है। बिल्कुल। उन्हें लगा कि ये तो भविष्य में किसी भी विद्रोह के खिलाफ हमारे सबसे बड़े समर्थक और साम्राज्य के स्तंभ बन सकते हैं। तो ये उनकी वफादारी का इनाम था। उन्हें गारंटी दी गई कि अब उनके राज्य को कोई नहीं छीनेगा। हाँ, कैनिंग ने 1860 में ये बात साफ भी कर दी थी। उन्होंने कहा कि अगर हमने पूरे भारत पर सीधा कब्जा कर लिया तो हमारा साम्राज्य 50 साल भी नहीं टिकेगा। लेकिन अगर हम इन रियासतों को बनाए रखते हैं तो हम हमेशा के लिए यहाँ रह सकते हैं। तो रियासतों को बचाने का फैसला हो गया, लेकिन क्या उन्हें पहले जैसी आजादी मिली? मुझे शक है। बिल्कुल नहीं। इस सुरक्षा की एक बहुत बड़ी कीमत थी, अंग्रेजों की पूरी और बिना शर्त अधीनता स्वीकार करना। ये अधीनता दिखती कैसे थी? असल में इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि अब से ब्रिटेन ही सर्वोच्च शक्ति यानी पैरामाउंट पावर है। मतलब आखिरी फैसला हमेशा अंग्रेजों का होगा? जी। 1876 में महारानी विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्य की उपाधि ली, जो इसी बात का ऐलान था। लॉर्ड कर्जन ने तो बाद में यहां तक कह दिया कि ये राजकुमार सिर्फ ब्रिटिश ताज के एजेंट हैं, जो हमारी तरफ से अपनी रियासतों पर शासन कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अंग्रेज उनके रोजमर्रा के कामों में भी दखल देते होंगे? बहुत ज्यादा। हर रियासत में एक ब्रिटिश रेजिडेंट होता था, जो असल में वाइसरॉय की आंख और कान का काम करता था। अच्छा, वो कौन मंत्री बनेगा, कौन हटेगा, इसमें दखल देते थे और जरूरत पड़ने पर शासक को गद्दी से हटा भी सकते थे। लेकिन अंग्रेज इस झंझट में क्यों पड़ रहे थे? एक तरफ वो राजाओं को बचा रहे हैं और दूसरी तरफ उनके ही मामलों में दखल दे रहे हैं। देखिए, इसके दो मकसद थे। पहला, वो इन रियासतों में रेलवे, डाकतार और एक जैसी मुद्रा लाकर उन्हें धीरे धीरे ब्रिटिश भारत के साथ जोड़ना चाहते थे। और दूसरा और ज्यादा जरूरी, इन रियासतों में राष्ट्रवादी और लोकतांत्रिक आंदोलन पनप रहे थे। तो अंग्रेज एक तरफ तो राजाओं को इन आंदोलनों को कुचलने में मदद करते थे और दूसरी तरफ वो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार खत्म करने का दबाव भी डालते थे, ताकि जनता में इतना असंतोष न फैले कि वो राजा के साथ साथ अंग्रेजों के खिलाफ भी हो जाए। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो 1857 के बाद अंग्रेजों ने एक नया सिस्टम बनाया। सेना को फूट डालो और राज करो की नीति से वफादार बनाया, प्रशासन को एक ऐसे किले में बदल दिया जिसने कोई भारतीय घुस न सके, और राजे महाराजाओं को दुश्मन से दोस्त बनाकर अपनी ढाल बना लिया। एकदम सही। उन्होंने एक ऐसा ढांचा खड़ा किया जो ऊपर से तो भारतीय दिखता था, लेकिन जिसकी हर एक कील और हर एक पेंच लंदन से कसा जाता था। ये भारत पर अगले 90 साल तक राज करने का एक नया, ज्यादा मजबूत और ज्यादा चालाक तरीका था। आज की इस पड़ताल से एक दिलचस्प सवाल मन में आता है। अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को राष्ट्रवादी विचारों से दूर रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उन तक अखबार नहीं पहुंचने दिए, उन्हें जनता से अलग थलग रखा। जी। इसके बावजूद हम जानते हैं कि बाद में भारतीय सेना के कुछ हिस्सों ने आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। सोचने वाली बात यह है कि नियंत्रण और अलगाव की इतनी सख्त दीवारों के बावजूद राष्ट्रवाद की भावना आखिरकार बैरकों के अंदर पहुंचने में कैसे कामयाब हुई।